everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the next chapter of class 6th history NCERT, that is New Empires and Kingdoms. So आज हम इसका चैप्टर 11th कवर करने वाले हैं और इसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर बच जाएगा। उसके बाद हमारी क्लास 6th NCERT जो है वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी तरीके से। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। पहली जो चीज़ है आज के लेक्चर में वो है प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। अब प्रशस्तीज क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले एक चीज बताती हूँ। समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त या गुप्ता डायनेस्टी जो थी उसके बहुत ही फेमस रूलर हुआ करते थे। हमें समुद्रगुप्त के बारे में कैसे पता चला? एक लंबा सा इंस्क्रिप्शन है, एक्चुअली इंस्क्रिप्शन की बजाय पोयम हम बोल सकते हैं उसको, संस्कृत में लिखी गई है जो कि उनके कोर्ट पोएट ने हरिसेन ने कंपोज की थी आज से लगभग 1700 साल पहले। आज से लगभग 1700 साल पहले। तो उस पोयम के थ्रू हम समुद्रगुप्त के बारे में पता कर सकते हैं। अब ये जो पोयम है ये है कहाँ पे? इलाहाबाद में एक अशोकन पिलर है, वहां पे ये इंस्क्राइब की हुई है। अब स्पेशल तरीके के जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनको हम प्रशस्ति बोलते हैं। संस्कृत वर्ड है ये प्रशस्ति, जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की तारीफ में। अब प्रशस्ति जो है दे वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर्स सच एज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, बट दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्तास। अब पहले भी प्रशस्ति जो है वो लिखी जाती थी कुछ रूलर्स के लिए, जैसे कि हमने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में बात की थी तो उनके बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई, लेकिन गुप्तास के टाइम से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। क्लियर है? अब हमने समुद्रगुप्त की बात करी है तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ है? जो पोएट है उनके हरिसेना जो है, ही हैज प्रेज्ड द किंग in glowing terms as a warrior, as a king who won victories in battle, who has learned and the best of poets। तो उन्होंने किंग को इन 4 तरीकों में डिस्क्राइब किया है कि वो एक योद्धा हैं, एक वॉरियर हैं, एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जो हैं वो जीती हैं, वो लर्नेड हैं मतलब पढ़े लिखे हैं, और जो पोएट्स हैं उनमें से बेस्ट हैं ये। अब ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू दी गॉड्स, उनको भगवान के समान भी बोला है हरिसेना ने। अब प्रशस्ति जो है उसे बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखा गया है। अब आपको ये जो 2 डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं ये कॉइन्स हैं जो कि समुद्रगुप्त के टाइम पे इशू हुए थे, और इसमें समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई बार यूपीएससी में इस तरीके का क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन से राजा थे जो वीणा बजाते थे, तो ये नाम ध्यान रखना है आपको समुद्रगुप्त का। अब एक मैप देखेंगे हम। ये मैप जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज और किंगडम्स बता रखी। तो ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रही हैं एक सीरीज में, ये हमारी सिटीज हैं जो कि गुप्ताज ने कॉन्कर की थी। तो ये देखो बिल्कुल उन्होंने एकदम सीरीज में सारी सिटीज यहाँ की कॉन्कर कर रखी है। इसी तरीके से जो डार्क ब्लैक डॉट्स हैं वो नॉर्मल सिटीज हैं, और जो लाइट ब्लैक डॉट्स हैं हमारे वो सिटीज दिखा रहे हैं जो कि गुप्ताज ने कॉन्कर की। क्लियर है? अब हरिसेना जो थे उन्होंने 4 तरीके के रूलर्स को डिफाइन किया था, और उन रूलर्स के लिए समुद्रगुप्त की क्या क्या पॉलिसीज थी वो भी डिस्क्राइब की थी। तो पहले रूलर्स थे आर्यावर्त के रूलर्स। तो यहाँ पे 9 रूलर्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने उखाड़ फेंका था, और उनके किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया। उसके बाद आए थे हमारे दक्षिणापथ के रूलर्स। तो यहाँ पे 12 रूलर्स थे। तो उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दिया डिफीट होने के बाद में, और समुद्रगुप्त ने उनको अलाउ किया कि वो फिर से रूल कर सकते। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है इनर सर्कल नेबरिंग स्टेट्स की, जिसमें हमारा असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और भी बहुत सारे गण संघ जो कि नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट थे वो इंक्लूडेड है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको ट्रिब्यूट दी समुद्रगुप्त को, उनके ऑर्डर्स फॉलो किए और उनके दरबार में भी अटेंडेंस दी। दे अटेंडेड हिज कोर्ट। देन लास्ट जो रूलर्स आते हैं वो है आउटलाइंग एरियाज के, मतलब जो कुशानाज और शाकाज के डिसेंडेंट्स माने जाते थे, उनके वंशज माने जाते थे, और जो रूलर थे श्रीलंका के वो भी। तो इन रूलर्स ने क्या किया? दे सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। तो उन्होंने अपनी बेटियों की शादी जो है वो समुद्रगुप्त से करा दी। क्लियर हो गई ये चीज? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है जीनियोलॉजीज। तो जीनियोलॉजीज का मतलब क्या होता है? जो वंश वृक्ष बोलते हैं हम, वंशावली बोलते हैं, मतलब जैसे कि सपोज करो आपके परदादा, फिर आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप, इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं जीनियोलॉजी। अब ज्यादातर प्रशस्तीज हमारी ऐसी थी जिन्होंने रूलर्स के एंसेस्टर्स को भी मेंशन किया था। इसमें से जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी उसमें उनके ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर, मदर, इन सब का जिक्र था। उनकी जो मॉम थी कुमारा देवी, she belonged to the Lichavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaja Dhiraj, a title that Samudragupta also used।
तो उनकी जो मदर थी वो थी कुमारा देवी, वो लिच्छावी गणा को बिलोंग करती थी। अब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक और ऐसे पर्सन के बारे में मैंने बात की है जो कि लिच्छावी गणा को बिलोंग करते हैं, तो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। दूसरी तरफ जो समुद्रगुप्त थे, उनके जो फादर थे चंद्रगुप्त, वो गुप्त डायनेस्टी के पहले रूलर थे और उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजाधिराज का, जो बाद में समुद्रगुप्त ने भी यूज किया। इसी तरीके से समुद्रगुप्त के जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर थे, उन्हें सिंपली महाराजास बोला जाता था। और धीरे धीरे जो है उनके ग्रेट ग्रैंडफादर से लेके अगर हम समुद्रगुप्त तक की जर्नी देखें तो जो फैमिली है उनकी वो काफी प्रोमिनेंस में आई थी। अब जैसे कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का जिक्र इनकी प्रशस्ति में है, ऐसे ही समुद्रगुप्त के बाद जो रूलर्स आए उनकी जीनियोलॉजी में समुद्रगुप्त का मेंशन है। जैसे कि उनके बेटे जो हैं चंद्रगुप्त टू, उनकी प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का भी मेंशन है। अब चंद्रगुप्त टू के बारे में हमें कहाँ से पता चला? ऑब्वियसली पहली तो इंस्क्रिप्शन से और दूसरा कॉइन्स से। अब उन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न इंडिया पे एक एक्सपेडिशन चलाया था जहाँ पे जो शाकास के लास्ट रूलर थे उनको ओवरकम कर लिया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात थी चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में कि उनका जो कोर्ट था, जो दरबार था उनका, वो ज्ञानी लोगों से भरा हुआ था। जैसे कि कालिदास हो गए जो कि पोएट थे, दूसरे आर्यभट्ट जो कि एस्ट्रोनॉमर रहे, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट किंग की तरफ जो कि है हर्षवर्धन एंड दी हर्षचरिता। तो हर्षवर्धन एक राजा थे और हर्षचरिता जो है वो उनकी बायोग्राफी है। तो हर्षवर्धन के जो कोर्ट पोएट थे यानी कि बाण भट्ट, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी संस्कृत में और उसको नाम दिया गया था हर्षचरिता। तो इस बुक में, इस बायोग्राफी में हर्षवर्धन की जीनियोलॉजी प्रेजेंट है और वो जीनियोलॉजी कब खत्म होती है? जैसे ही हर्षवर्धन किंग बनते हैं। हर्षवर्धन जो है उन्होंने आज से लगभग 1400 साल पहले राज किया था। अब जो जुआन जैंग है जिनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, उन्होंने काफी ज्यादा टाइम जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में बिताया था और जो भी चीज उन्होंने वहां देखी उसके बारे में उन्होंने सब कुछ लिख रखा। नाउ हर्षवर्धन जो थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। भाई ऐसा ही होता था ना राजाओं में कि राजा के 4 बेटे हैं तो सबसे बड़े बेटे को सिंहासन दिया जाता था, लेकिन हर्षवर्धन के केस में ऐसा नहीं था। ही वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर बट बिकेम किंग ऑफ थनेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। लेकिन वो थनेसर के राजा जब बने जब उनके पिताजी और उनके बड़े भाई दोनों की ही डेथ हो। अब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे और जो बंगाल का रूलर था उन्होंने उनको मार दिया था, यानी कि हर्ष के ब्रदर इन लॉ को। तो हर्ष ने जो है कन्नौज के किंगडम को भी टुक ओवर कर लिया, मतलब अपने अंडर ले लिया और फिर जो बंगाल का रूलर था उसके अगेंस्ट उन्होंने बैटल लड़ी। अब जो हर्षवर्धन थे वो ईस्ट में काफी सक्सेसफुल रहे थे और उन्होंने मगध और बंगाल दोनों को कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाकी और किसी भी जगह वो सक्सेसफुल नहीं रह पाए। उन्होंने नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश की जिससे वो डेक्कन एरिया में घुस सके, लेकिन वहां पे एक किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के, पुलाकेशिन, उन्होंने उनको ये करने नहीं। तो अब यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी के बारे में हमने बात शुरू की है तो उसको भी पढ़ लेते हैं। सो द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति। सो पल्लवास और चालुक्यास जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज हैं हमारी साउथ इंडिया की इस टाइम पे। जो पल्लवास का किंगडम था वो उनकी जो कैपिटल थी कांचीपुरम, वहां से लेके कावेरी डेल्टा तक जाता था और जो चालुक्यास का था वो रायचर दोआब के आसपास रहता था, यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी जो है उन दोनों के बीच में चालुक्यास राज करते थे। अब एहोल जो थी वो चालुक्यास की कैपिटल थी और ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखा देती हूँ। ये देखो, ये रहा हमारा चालुक्य और ये रहा हमारा एहोल। अब ये रिलीजियस सेंटर की तरह भी डेवलप हुआ, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए। इसके अलावा जो पल्लवास और चालुक्यास थे वो एक दूसरे की जमीन को हड़पने की कोशिश करते रहते थे। स्पेशली जो कैपिटल सिटीज थी दोनों की, उस पे वो हमेशा चढ़ाई करते रहते थे क्योंकि वो प्रॉस्पेरस टाउन्स थे काफी। अब देखो आपको इस मैप में दिखाई भी दे रहा है, ये रही कांचीपुरम जो कि पल्लवास की कैपिटल थी, फिर ये चोला एम्पायर आ गया, ये चेरा एम्पायर आ गया और ये पांड्या एम्पायर आ गया। तो ये सारी हमारी साउथ की मेजर डायनेस्टीज थी। अब जो बेस्ट नोन चालुक्य रूलर थे वो कौन थे? ऑब्वियसली पुलाकेशिन टू। अब इनके बारे में हमें एक प्रशस्ति से पता चला जो कि उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने कंपोज की थी। So this प्रशस्ति tells us about his ancestors who are traced back through 4 generations from father to son. तो इनकी प्रशस्ति में एंसेस्टर्स के बारे में बता रखा है, 4 जनरेशंस के बारे में बता रखा है। पुलाकेशिन जो है उन्हें ये किंगडम अपने अंकल के थ्रू मिला था। अब रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एक्सपेडिशंस जो है वो चलाए
वेस्ट कोस्ट में भी और ईस्ट कोस्ट में भी। इसके अलावा जो हर्षवर्धन दक्कन में घुसने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी रोका था। इसके अलावा पुलकेशिन जो है उन्होंने पल्लवा किंग को भी अटैक किया था, और वो पल्लवा किंग जो है वो इतना डर गया था कि कांचीपुरम की जो दीवारें हैं उसके पीछे जाके वो छुप गया था। लेकिन जो चालुक्यास की विक्ट्री थी, यानी कि जो पुलकेशिन 2 वाली डायनेस्टी थी, उसकी विक्ट्री बहुत छोटी थी, क्योंकि अल्टीमेटली पल्लवास और चालुक्यास दोनों ही डायनेस्टीज जो है वो खत्म हो गई और दो नई डायनेस्टीज बनी, राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी, जिसके बारे में हम क्लास 7th हिस्ट्री एनसीईआरटी में बात करें। क्लियर हो गया? अब हमने किंगडम्स के बारे में तो बात कर ली। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि आखिर किंगडम्स जो हैं वो रूल कैसे किए जाते थे, एडमिनिस्टर कैसे किए जाते थे। सो हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड? अब जैसे कि हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो पुराने रूलर्स होते थे उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था लैंड रेवेन्यू। तो इसी तरीके से इन रूलर्स के लिए भी लैंड रेवेन्यू इंपॉर्टेंट था, और जो विलेज है वो बेसिक यूनिट रही थी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इसके अलावा कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए थे। राजा जो हैं उन्होंने अलग अलग तरीके के स्टेप्स उठाए थे जिससे वो लोगों का भरोसा जीत सके, और ऐसे लोगों का जो कि पावरफुल थे, या तो सोशली या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकल या मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से, किसी भी वजह से अगर कोई पावरफुल है तो उसका सपोर्ट लेना, उसका विश्वास जीतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं वो हेरिडिटरी बना दी गई थी, यानी कि अगर फादर आया, वो रिटायर हो गया तो उसका बेटा आएगा, फिर वो रिटायर हो गया तो उसका बेटा आएगा, इस तरीके से। यानी कि जो लड़के हैं, जो सन्स हैं, वो अपने फादर को सक्सीड करते थे। जैसे कि जो पोइट थे हरिसेना, वो एक महादंड नायक थे, यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर अपने पिताजी की तरह, यानी कि उनके फादर भी वही थे और बाद में हरिसेना के बेटे भी यही बने थे। कई बार ऐसा होता था कि एक ही इंसान जो है वो काफी सारे ऑफिसर्स हेल्ड करता था, मतलब एक से ज्यादा पोस्ट पे होता था। जैसे जो हरिसेन थे वो महादंड नायक तो थे ही, इसके अलावा वो कुमार अमात्य भी थे, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे, और संधि विग्रहिका भी थे, यानी कि जो वॉर और पीस के मिनिस्टर होते हैं वो, यानी कि 3 ऑफिसर्स उन्होंने हेल्ड कर रखे थे। फिर जो इम्पोर्टेंट मैन थे उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में बोलबाला था, जैसे कि जो नगर श्रेष्ठी होते हैं या चीफ बैंकर या मर्चेंट जो होते हैं सोसाइटी के। इसके अलावा सरथवाहा जो होते हैं, यानी कि मर्चेंट कैरावंस के जो लीडर होते हैं वो, और प्रथमा कुलिका यानी कि चीफ क्राफ्ट्समैन, और जो हेड होते हैं कायस्ट के या स्क्राइब्स के, यानी कि जो लिखते थे वो। तो ये सारी टर्म्स जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि महादंड नायक क्या होता है, क्योंकि कई बार यूपीएससी में इस तरह की क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आए। यहाँ पे आपको टर्म्स दे दी जाती हैं, जैसे महादंड नायक दे दिया, संधि विग्रहिका दे दिया, सरथावाहा दे दिया, प्रथमा कुलिका दे दिया, और फिर यहाँ पे उनके मीनिंग दे दिए जाते हैं। तो आपको उन सबको मैच करना होता है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अब जो पॉलिसीज थी राजाओं की वो काफ़ी इफेक्टिव थी, लेकिन कुछ पावरफुल मैन जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो गए टाइम के साथ कि उन्होंने खुद के कुछ इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो है वो क्रिएट कर लिए थे। अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। सो पहले के रूलर्स की तरह कुछ रूलर्स जो अभी के थे वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे, जैसे जिसमें एलिफेंट्स होते हैं, चैरियट्स है, कैवलरी है, फुट सोल्जर्स हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ मिलिट्री लीडर्स भी थे जिन्होंने किंग को ट्रूप्स दी थी, और वो ट्रूप्स कब दी जाती थी? जब भी राजा को उन ट्रूप्स की जरूरत होती थी, उस सेना की टुकड़ी की जरूरत होती। वो लोग जो है वो रेगुलर सैलरीज नहीं लेते थे, बल्कि उनमें से कुछ को जो है ग्रांट्स दिए जाते थे लैंड के, मतलब जमीन दी जाती थी उनको। नाउ दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वॉरफेयर। तो ये जो मिलिट्री लीडर्स थे वो क्या करते थे? जमीन का, इसके थ्रू वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और उस रेवेन्यू को सोल्जर्स और हॉर्सेस मेंटेन करने के काम में लेते थे, और इसके अलावा अगर कभी युद्ध हो गया तो उसमें जो इक्विपमेंट चाहिए वो भी प्रोवाइड करे जा सकते थे इस रेवेन्यू से। अब ये जो लोग होते थे, दीज मैन, दे वर नोन एज सामंतास, इनको सामंतास बोला जाता था। अब जहाँ पे भी रूलर्स वीक हुआ करते थे वहाँ पे जो सामंतास थे ये इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे, मतलब कि राजा के अधीन न रहे। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है असेंबलीज इन सदर्न किंगडम्स। सो जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं पल्लवास के, उसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज का मेंशन है। जैसे एक लोकल असेंबली है सभा, जो कि ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली हुआ करती थी। ये जो असेंबली थी ये सब कमिटीज के थ्रू फंक्शन करती थी, जो कि इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, रोड्स बनाने का काम, लोकल टेम्पल्स, ये सब कामों को सुपरवाइज करते थे।
अब जो उर होता था, ये जो वर्ड है UR, उर, इट वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर्स वर नॉट ब्राह्मण्स। तो जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं थे, वहां पे जो असेंबली हुआ करती थी विलेज की, उसको बोलते थे उर। इसके अलावा नागाराम जो है वो मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। तो ऐसा बिल्कुल माना जाता है कि हो सकता है इन असेंबलीज को, जैसे कि आज जो है अमीर लोग कंट्रोल करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, वैसे उस समय भी ये माना जाता था कि इन असेंबलीज को जो पावरफुल लैंड ओनर्स और मर्चेंट्स हैं वो रेगुलेट करते थे, वो कंट्रोल करते थे। और इनमें से बहुत सारी ऐसी लोकल असेंबलीज थी जो बहुत सेंचुरीज तक चलती रही। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। तो अब ऑर्डिनरी लोगों की क्या जिंदगी थी किंगडम्स में। तो जो उस समय के लोग थे, ऑर्डिनरी लोग थे, उनके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। उस समय जो कुछ प्लेस लिखे गए थे या कुछ अकाउंट्स जो लिखे गए थे, उससे उनकी लाइफ का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। जैसे कालिदास जो थे, ही वॉज नोन फॉर हिज प्लेस डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। तो वो ऐसे प्ले लिखते थे जिसमें जो राजा का दरबार होता है उसमें कैसी लाइफ है वो बताई जाती। एक इंटरेस्टिंग फीचर जो होता था इन प्लेस का वो ये था कि जो किंग्स और मोस्ट ऑफ द जो ब्राह्मण्स होते थे उनको संस्कृत स्पीकिंग दिखाया जाता था, यानी कि वो लोग संस्कृत बोलते थे, जबकि किंग और ब्राह्मण को हटा के जो मैन और विमेन है वो सब प्राकृत यूज करते थे। अब इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। सो ये एक लव स्टोरी है एक राजा और एक नॉर्मल लेडी के बीच में। तो राजा का नाम था दुष्यंत और जो यंग विमेन थी उनका नाम था शकुंतला। तो ये जो प्ले लिखा था उन्होंने, इसमें उन्होंने एक फिशरमैन के बारे में बताया था, एक पुअर फिशरमैन के बारे में। तो मैं आपको छोटी सी वो कहानी सुना देती हूँ। एक फिशरमैन जो था उसे एक बहुत ही प्रेशियस अंगूठी मिली जो कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, लेकिन किसी वजह से जो फिश थी उसने उस अंगूठी को निगल लिया था। अब जब वो फिशरमैन उस अंगूठी के साथ राजमहल में गया तो जो गेटमैन था, जो दरबान था वहां का, उसने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और जो चीफ पुलिस ऑफिसर था वो भी बहुत रूड तरीके से उससे पेश आया। लेकिन जो दुष्यंत राजा थे वो बहुत खुश हुए जैसे ही उन्होंने रिंग देखी और उन्होंने फिशरमैन को एक रिवॉर्ड दे दिया। उसके बाद पुलिस ऑफिसर और गेटमैन जो है उन्होंने सोचा कि वो इस रिवॉर्ड में से थोड़ा सा शेयर ले लेते हैं और वो फिशरमैन के साथ चले गए ड्रिंक करने। जैसे कि करप्शन होता है आजकल, तो वही चीज इसमें बताई गई। अब जो चाइनीज पिलग्रिम थे फाजियान, he noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty। तो उन्होंने क्या चीज नोट की, जो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, पावरफुल थे, वो बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे छोटे लोगों को, अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था उन लोगों। एंड दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। और उनको शहर में रहने भी नहीं दिया जाता था, उनसे बोला जाता था कि तुम शहर के बाहरी हिस्से में रहो। तो ऐसी जिंदगी थी उस समय पे ऑर्डिनरी लोगों की। क्लियर हो गया। अब एक छोटे से क्विक फैक्ट पे आते हैं किंग की आर्मी के बारे में। सो जो राजा होता था उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट हुआ करते थे। वेपन्स के अलावा भी जो डेली यूज की चीजें होती थी वो हुआ करती थी, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो, जैसे पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुटस्टूल्स, फूड। इसके अलावा एनिमल्स भी होते थे जैसे गोट्स, डियर, रैबिट्स हो गए। फिर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये सब कैरी करके ले जाया जाता था कार्ट्स पे, जो कि पैक एनिमल्स के ऊपर लादा जाता था, यानी कि कैमल्स और एलिफेंट्स पे। अब जो ह्यूज आर्मी थी उसको अकम्पनी करने के लिए म्यूजिशियंस भी साथ चलते थे, ड्रम बजाते हुए। बाकी लोग जो है वो हॉर्न बजाते हुए चलते थे, ट्रम्पेट्स बजाते थे। फिर जो विलेजर्स थे उनको, जैसे ही राजा उनकी बस्ती से गुजर रहा है, उनके विलेज से गुजर रहा है, उनको हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करनी होती थी, वही चाय पानी का बंदोबस्त। Then they came with the gift of curds, gur and flowers and provided fodder for the animals। तो वो हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से शो करते थे, गिफ्ट्स लाते थे, दही के बने हुए, गुड़ के बने हुए, फ्लावर्स के बने हुए, और जो एनिमल्स राजा साथ में लेके आ रहा है उनको चारा भी प्रोवाइड करते थे। दूसरी तरफ वो लोग राजा से मिलने की भी कोशिश करते थे और अपनी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो भी उनको सुनाने की कोशिश करते रहते थे। तो जो आर्मी चलती थी वो हमेशा कुछ ना कुछ खराब करके जाती थी। जैसे जो एलिफेंट्स चल रहे हैं, वो जो विलेजर्स की हट्स होती थी उन्हें गिरा देता था, उन्हें बिल्कुल कुचल देता था। और जो ऑक्शन है, यानी कि जो सांड लगा रहता था कैरावन पे मर्चेंट्स के, वो भाग जाता था, जिसकी वजह से आसपास के लोग जो है वो डर जाते थे। तो इस तरीके का उस समय जो है माहौल। तो बाणभट्ट जो थे उन्होंने बोला कि द होल वर्ल्ड वॉज स्वेलोड अप इन डस्ट, मतलब कि पूरा विश्व जो है उसे धूल निगल गई, क्योंकि उस समय ऑब्वियसली धूल ही धूल थी। और फिर अगर सांड जो है वो भाग रहे हैं, एलिफेंट जो है वो घरों को कुचल रहे हैं, तो और भी ज्यादा धूल हो जाती थी।
तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए लाइन बोली गई। ओके, अब आता है हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है एल्सवेयर। अब यहाँ पे हम अरेबिया की बात करने वाले हैं। सो अरेबिया जो है वो एक डेजर्ट था, बट इट वॉज एट द हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर सेंचुरीज। लेकिन बहुत सेंचुरीज तक ये कम्युनिकेशंस का हब बना रहा। इनफैक्ट अरब के जो मर्चेंट्स थे और सेलर्स थे, उन्होंने इंडिया और यूरोप के बीच में जो सी ट्रेड हुआ करता था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब बाकी लोग जो अरेबिया में रहते थे वो थे बिडोइंस। बिडोइंस क्या है? पेस्टोरल ट्राइब्स होती हैं। पेस्टोरल मतलब जो ग्रेजिंग का काम करते हैं। तो ये लोग मेनली जो हार्डी एनिमल्स होते थे, कैमल्स वगैरह, जो कि सरवाइव कर सकते थे डेजर्ट में, उन पे डिपेंडेंट रहते थे। अब आज से लगभग 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया था अरेबिया में, जिसको हम आज इस्लाम के नाम से जानते हैं। क्रिश्चियनिटी की तरह इस्लाम भी एक रिलीजन था जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस इक्वालिटी पे और यूनिटी पे डाला गया था कि सब लोग जो हैं वो अल्लाह के सामने एक समान हैं। देन विद इन 100 years इस्लाम स्प्रेड टू नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान एंड इंडिया। और 100 सालों के अंदर अंदर इस्लाम जो है वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान और इंडिया, इन सब जगह फैल गया। अब जो अरब सेलर्स थे जो कि ऑलरेडी कोस्टल सेटलमेंट से फेमिलियर थे हमारे इंडिया के, वो लोग नया रिलीजन जो है अपने साथ यहाँ पे ले आए। फिर जो अरब सोल्जर्स थे उन्होंने सिंध को कॉन्कर कर लिया जो कि आज के पाकिस्तान में है। और ये चीज कब की गई थी? लगभग आज से 1300 साल पहले। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा 11th चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आगे भी आप लोगों को इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलते रहे। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।